आज मैं बात करने वाला हूँ गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे क्या ये हिमाचल प्रदेश के लिए आज एक ज़रूरत है। गार्बेज जो है वो कई तरीके से जनरेट होता है, वो आपके घरों में भी जनरेट होता है, वो इंडस्ट्रीज में भी जनरेट होता है, वो आप कार चलाते हैं उससे भी गार्बेज जनरेट होता है, चाहे वो पुराने टायर्स हों, चाहे वो गाड़ी के अंदर से कोई पुराना सामान हो जो आपने निकला हो, चेंज कराया हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गार्बेज को जनरेट करती हैं। हमारा जो शहर है या हमारा जो लोकेलिटी है, हमारे आस पड़ोस है, वो सारे के सारा जो है वो एक शरीर की तरह ही काम करता है। अगर हमारे शरीर में हमने कुछ कूड़ा जनरेट किया है और उस कूड़े के ऊपर अगर हम कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तो वो कूड़ा कहाँ जाएगा? वो कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा, वो इकट्ठा होकर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं अच्छे तरीके से कूड़ा नालियों में घुस चुका है, कूड़े का ढेर लग चुका है, कूड़ा खुद ही एक पहाड़ बन चुका है और पहाड़ों के आसपास आप देखें बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो चुका है। तो क्या करेगा ये पौधों को उगने नहीं देगा। सही से जब पौधे नहीं उगेंगे, जमीन की जो उपजाऊपना है उसको खत्म करेगा। जमीन का उपजाऊपना खत्म हो जाएगा तो एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा और हिमाचल प्रदेश जो है वो एग्रीकल्चर उसके लिए एक बहुत जरूरी फैक्टर है। अगर हम ये सोचते हैं कि अगर हम हिमाचल प्रदेश से एग्रीकल्चर को पूरी तरह से मिटा देंगे और उससे हमारा जो प्रदेश है बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला। हम ये जो कूड़ा है इसे जनरेट करे जा रहे हैं, इसे इधर उधर फेंकते चले जा रहे हैं। इंडस्ट्री का जो कूड़ा है वो भी हम इधर उधर फेंकते चले जा रहे हैं, उससे हमारी ज़मीनें खराब हो रही हैं, उसके साथ हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है क्योंकि पौधे सही से उग नहीं पा रहे। हवा में मिट्टी उड़ रही है, जहाँ से साफ पानी जाता था, जिसे हम बड़े अच्छे तरीके से मटकों में भर सकते थे, पीने के लायक था पानी, वो उस पानी को भी हमने प्रदूषित करके काले पानी में परिवर्तित कर दिया है, जहर बना दिया है। अब अगर आप वही पानी पीते हैं तो आप बीमार भी पड़ेंगे, आप भी बीमार पड़ेंगे, आपके बच्चे भी बीमार पड़ेंगे। गंदी से गंदी बीमारियां अब हिमाचल प्रदेश में फैल रही हैं, कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में फैल रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर पीने का पानी भी है, कूड़ा भी है और कूड़े से निकलने वाला प्रदूषण भी है। कूड़े से ऐसी ऐसी गैसेज निकलती हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं। कुछ गैसेज तो ऐसी हैं जो हमारे वातावरण को गर्म भी करती हैं, तो प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ती हैं। कूड़े का प्रबंधन जरूरी मुद्दा है हिमाचल प्रदेश के लिए और इस मुद्दे के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। कोई भी ऐसा नेता मैंने आज तक नहीं देखा, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी मैंने आज तक नहीं देखी जो सही मुद्दों पर बात करें। एक अच्छा कूड़ा प्रबंधन क्या होता है, एक अच्छा कूड़ा प्रबंधन में क्या चाहिए? कोई इतने बड़ी कोई साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको रॉकेट बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक अच्छा लॉजिकल दिमाग इस्तेमाल करना है और एक कॉमन सेंस को अपने इस्तेमाल करना है। पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कितनी तरह का कूड़ा होता है। हर तरह के कूड़े के लिए एक अलग डस्टबिन बनानी है, हर एक घर को वो डस्टबिन देनी है। वो 4 कूड़ेदान आप रखिए अलग अलग तरीके के, उसमें वही कूड़ा उसी के हिसाब से कूड़े को डालिए। जहाँ पे कूड़ा जनरेट हो रहा है यानी कि जहाँ से बन रहा है उसी कूड़े को हमने उसी समय पर अलग कर लिया। अब कूड़ेदान के अंदर तो डाल दिया, ये पहला चरण तो खत्म हो गया। दूसरा जो सबसे जरूरी चरण है वो ये चरण है कि क्या हम सही तरीके से कूड़े का जो उठान है उसे कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं। कलेक्शन सही तरीके से नहीं हो रहा पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, मैंने खुद देखा है। अगर कोई ये कहता है कि ऐसा बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है तो वो मैं उसको चैलेंज देता हूँ कि मुझे दिखाए वो कहाँ पर हो रहा है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए कूड़े के ट्रक्स लगाने हैं। ऑब्वियसली कूड़े के ट्रक्स लगाने पड़ेंगे। ये सारा काम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को टैक्स देते ही हैं, हम अपने प्रदेश को टैक्स दे रहे हैं, तो उस टैक्स का सही इस्तेमाल उनको करना चाहिए। और सही इस्तेमाल है सही कूड़े का प्रबंधन, सही गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम जो उनको लागू करना चाहिए। तो उसके लिए अलग अलग ट्रक्स लगेंगे। हर कूड़े को उठाने के लिए, हर तरह के कूड़े को उठाने के लिए एक पर्टिकुलर ट्रक होगा, यानी कि 4 अगर हमने तरह का कूड़ा सोचा है तो 4 ट्रक्स होंगे अलग अलग, जो अलग अलग समय पर आएंगे और उस कूड़े को उठा करके लेके चले जाएंगे। जो तीसरा सबसे बड़ा चरण है वो है चेकिंग। कूड़े की अच्छी तरह से चेकिंग होगी तो उसमें ये पाया जाएगा कि किस कूड़े में कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ और मिक्स कर दिया गया हो सकता है खाने वाले कूड़े में प्लास्टिक मिक्स हो या प्लास्टिक वाले कूड़े में खाने वाली चीज़ें मिक्सड हो। तो ये सब चीज़ें जो है उसे अच्छी तरीके से देखना होगा। जो फाइनल चरण होता है वो होती है रिसाइकलिंग या उसका किसी तरीके से प्रबंध करके उसे डिस्पोज ऑफ करना। तो कूड़े को 2 तरीके से ही आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, या तो आप उसको रिसाइकल कर सकते हैं या आप उसको पूरी तरीके से डिकम्पोज करके या उसको जला करके आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये जो आखिरी जो चरण है जहाँ पर हम उसकी रिसाइकलिंग कर रहे हैं, जो मेन पर्पज़ वो ये सब करने का है कि हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकें, उससे कुछ ऐसी चीज़ें बना सकें जो चीज़ें फिर हम आगे बेच सकें। अब इसको इस तरीके से इमेजिन करिए कि आपने ये सारा प्रबंध कर दिया, ये पूरा मैनेजमेंट सिस्टम लगाया। ये मैनेजमेंट सिस्टम का जो ओनर है ये हमारी जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुई या फिर हमारी सरकारें हुई। अब इसमें क्या हुआ, कूड़ा जनरेट हुआ, कूड़ा अलग हुआ, कूड़े को अच्छे तरीके से कलेक्ट किया, उसको चेकिंग कर ली, चेकिंग के बाद हमने उसको अच्छे तरीके से डिकम्पोज कर लिया। कुछ खाने वाली चीज़ें हैं जिनको डिकम्पोज करके खाद बना लिया है तो खाद को बेचा जा सकता है। अगर हमने
रिसाइकल कर लिया, रिसाइकल करके हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना लिए हैं जिनको हम मार्केट में बेच सकते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है म्यूनिसिपल लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे ही होंगी। तो जैसे ये प्रोडक्ट बन जाएगा, इस प्रोडक्ट को जब मार्केट में लाया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, बेचा जाएगा, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे जो पैसा जनरेट होगा, वो सारे का सारा जो पैसा है वो सीधा का सीधा डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट की अर्निंग भी बढ़ेगी, गवर्नमेंट के पास पैसा भी बढ़ने लग जाएगा। और ये जो सारा सिस्टम है, इस सिस्टम को चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, नौकरियां भी मिलेंगी। जब मैं बात कर रहा हूँ कि मैनेजमेंट सिस्टम की यानी कि रिसाइकलिंग की, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है, उसके लिए फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, हो सकता है रिसाइकलिंग प्लांट्स को लगाना पड़े। लेकिन ये जो प्लांट्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि बड़े स्केल पर लगाए जाएँ, कि पूरे के पूरे प्रदेश के लिए हमने एक ही प्लांट लगा दिया, तो फिर ऑब्वियसली वो बहुत ही बड़ा प्लांट होगा और उस बड़े प्लांट को चलाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, और हो सकता है वो प्लांट जो है वो इतना बड़ा बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ जाए। बजाय इसके कि हम एक बड़ा प्लांट लगाएं, अगर हम छोटे लेवल पे प्लांट्स लगाएं, एक लोकेलिटी का एक प्लांट, 5 या 10 लोकेलिटीज़ का एक प्लांट, अब इसमें कागज़ भी रिसाइकल हो सकता है, प्लास्टिक भी रिसाइकल हो सकता है, मेटल्स भी रिसाइकल हो सकते हैं, ग्लास भी रिसाइकल हो सकते हैं। किसी भी तरह की फैक्ट्री हो इस पूरी दुनिया के अंदर, वो फैक्ट्री अपने आप को चलाने के लिए भी पैसा जनरेट करती है। या जैसे आप मान लीजिए 100 रुपये का कोई पेन खरीदते हो, तो उस पेन को बनाने के लिए एक्चुअली में जो खर्चा आया होता है वो 20 या 30 रुपये आया होता है। बनाने का खर्चा 20-30 रुपये, फैक्ट्री को चलाने का खर्चा मान लीजिए 20 या 30 रुपये और लगा लीजिए आप, तो टोटल 60 रुपये हो गए। बाकी के जो 40 रुपये है जो आपने उस पेन को खरीदने के लिए दिए हैं, वो 40 रुपये डायरेक्ट प्रॉफिट होता है कंपनी का। उसी तरीके से अगर हम उसी मॉडल के ऊपर ये चीज़ें बनाएं, ये फैक्ट्रीज बनाएंगे, तो ये फैक्ट्री क्या करेंगी, एक प्रोडक्ट बनाएंगी। उस प्रोडक्ट को मान लीजिए हमने 100 रुपये में बेचा, 60 रुपये हमारे को सारा काम करने के लिए, इस फैक्ट्री को चलाने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, सब कुछ कलेक्शन, गार्बेज की, इसकी रिसाइकलिंग, उसकी क्लीनिंग, ये सब करने में मान लीजिए हमें 60 रुपये लगे। जो बाकी के 40 रुपये जो बनेंगे इस फैक्ट्री से, वो प्रॉफिट होगा, वो जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, जिससे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को चलाया जाएगा। गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम है ये पूरे का पूरा, ये सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, कि हम सब लोगों ने मिल करके एक सरकार को चुना, नेता चुन करके हमने बिठा दिया। नेताओं को अलग अलग मिनिस्ट्रीज मिली, मिनिस्ट्री में से एक मिनिस्ट्री ये भी है, और इसी तरीके से ये चीज़ें फ्लो हुई नीचे नीचे। अलग अलग दफ्तर हैं, हर मिनिस्ट्रीज़ के पास अलग अलग ऑफिसेज हैं। उनमें से एक ऑफिस है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस, जिसका ये सारे का सारा काम है, उसका काम ही ये करना है। वो ऑफिस बनाया ही इसलिए गया है। उस ऑफिस के अंदर जितने लोग बैठते हैं, जितने ऑफिसर्स बैठते हैं, उनको तनख्वाह इसी चीज़ की मिलती है, और आप हर वक्त टैक्स दे रहे हो, आपकी मेहनत का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप सरकार को दे रहे हो। तो वो किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सवाल तो पूछना आपका बनता है। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि जब इलेक्शंस होते हैं, जब वोटिंग होती है, तो आप लोगों का दिमाग कहाँ चले जाता है। हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी बनाने की, लेकिन ये स्मार्ट सिटी ऐसे काम नहीं करती। स्मार्ट सिटी तब काम करती है जब सारे के सारे डिपार्टमेंट स्मार्ट हों, जब सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कनेक्टेड हों, एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम के ऊपर वो डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हों। ये सब कुछ ठीक कैसे होगा? देखिए, 3 बुनियादी चीज़ें हैं। सबसे पहली बुनियादी चीज़ है अकाउंटेबिलिटी। जब तक किसी ऑफिस की जवाबदेही नहीं होगी, जब तक किसी पर्सन की जवाबदेही नहीं होगी, मान लीजिए अगर आपने कोई नेता चुना, अगर आप उस नेता से जवाब नहीं कर सकते, उससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, और वो आपके क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे रहा है, आपके सवालों का जवाब नहीं देता, तब तक ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती। अगर कोई काम खराब हो रहा है, आप देख रहे हैं जगह जगह पे कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, आप देख रहे हो जगह जगह पे गंदगी फैल रही है, तो इसमें आप लोगों की गलती नहीं है। सिर्फ आपको वहाँ कूड़ा क्यों फेंकना पड़ा, क्यों आप मजबूर हुए उसको सड़क पे फेंकने के लिए? क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं है। दूसरी जो बुनियादी चीज़ है वो है वोटिंग। बहुत पहले एक ऐड चलती थी, एक एडवर्टीजमेंट्स आती थी, मैं बहुत छोटा था तब, और हो सकता है आप लोगों को याद हो, जो मेरी उम्र के लोग हैं शायद उन्होंने देखी हो, उन्होंने सुनी हो। उस ऐड में बोलते थे, एक लाइन होती थी कि मतदान जीवन दान, और ये बात बहुत सच्ची बात है। जब आप किसी को अपना वोट दे रहे हो, तो आप सिर्फ उसको वोट नहीं दे रहे हो, आप अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी उस इंसान के हाथ में दे रहे हो, क्योंकि वही फैसले लेने वाला है। तो वो इंसान जो है वो सरकार में बैठेगा, हो सकता है उसको मंत्रालय भी मिले। ये वोटिंग एक बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इसे एक छोटा और 2 मिनट का काम मत समझिए। ये मत समझिए कि आप 1 घंटे लाइन में लगे और 1 घंटे के बाद आपने वोट दिया, बस आपका उतना ही काम है। आपका उतना काम नहीं है। आपको हर एक नेता को अच्छे से समझना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी नेता ढंग का नहीं है, तो किसी अच्छे इंसान को नेता बनाइए, किसी पढ़े लिखे को नेता बना दीजिए, किसी नए को मौका दे दीजिए, किसी ऐसे को नेता बनाइए जो पढ़ा लिखा हो, जो कुछ अच्छा सोच रहा हो अपने प्रदेश के बारे में। और इसका जो तीसरा सबसे जरूरी चीज़ है वो है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का मतलब सिंपल इतना सा नहीं है कि आपको कुछ ऐप बना के दे दिए, आपको कुछ वेबसाइट्स बना के दे दिए, आपको कह दिया कि अब जो है बस की टिकट आप ऑनलाइन खरीदिए, ट्रेन की टिकट आप ऑनलाइन खरीदिए,
वो ई गवर्नेंस का एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है, वो पूरी की पूरी ई गवर्नेंस नहीं है। ई गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, उस काम में से कुछ कुछ चीज़ों में से डेटा जनरेट होता है। डेटा जनरेट हुआ कैसे हुआ? जैसे मान लीजिए मैं कूड़े प्रबंधन की ही बात करूं, तो कूड़ा उठाने के लिए कितना समय लगा, कौन सा ट्रक गया था कूड़ा उठाने के लिए, कितनी देर में उसने कूड़ा उठाया, वो कूड़ा कितनी देर में जा करके उसको हमने रिसाइकल किया, उसमें से कितना कूड़ा था जो रिसाइकलेबल था, कितना कूड़ा था जो रिसाइकल नहीं हो सकता था। वो जो सारा जो डेटा है, वो जो सारा जो नॉलेज है, वो सारी की सारी नॉलेज जब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसको कलेक्ट करेंगे, उसको सेव करेंगे, उसको सर्वर पे भेजेंगे, और उस सारे डेटा के ऊपर जब कोई रिपोर्ट्स बनेंगी, और उस रिपोर्ट्स के ऊपर जब सरकारें बैठ के फैसला करेंगी, ये ढूंढेंगी कि अरे भाई के कूड़ा जो है वो ठीक तरीके से नहीं उठाया जा रहा, एक पर्टिकुलर सिटी में ठीक तरीके से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है, एक पर्टिकुलर प्लांट है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, वहाँ से रिसाइकलेबिलिटी ज़्यादा नहीं मिल रही है। आप जब वो सब चीज़ों के ऊपर एनालिसिस करेंगे, वहाँ उस लेवल तक जब सरकारें जो है बात करेंगी, तभी कुछ चीज़ें ठीक हो पाएंगी। और ये सब कुछ हो पाएगा जब हम ई गवर्नेंस करेंगे। अंत में मैं आपसे सबसे यही कहना चाहूँगा कि जो स्मार्ट सिटी है वो ऐसे नहीं बन जाएगी, या स्वच्छ भारत जो है वो ऐसे ही नहीं कहने से नहीं हो जाएगा। ये सिर्फ तभी हो पाएगा जब एक अच्छा सिस्टम होगा आपके पास, एक अच्छा सिस्टम मौजूद होगा, एक रोबस्ट सिस्टम होगा, एक ऐसा सिस्टम जो मजबूत हो, जो सुचारू रूप से काम कर सके, जो ऑटोमेटिक हो। जब तक ये नहीं हो पाएगा, तब तक आप स्मार्ट सिटी नहीं बना पाएंगे, तब तक आप स्वच्छ भारत नहीं कर पाएंगे। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके आस पड़ोस में, आपके गली मोहल्ले में जैसे ही कूड़ा बनता है वो कूड़ा उठाया जाए और उस कूड़े का सही इस्तेमाल किया जा सके। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोगों को भी ये पता चले कि सही चीज़ क्या है।